मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिश आईएएस में। चलिए इतिहास के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म समाप्त हो चुके हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपदों की और बुद्ध काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों की, और साथ ही कुछ मगध राजाओं की बात की जाएगी और मगध के उदय के क्या कारण थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही यह मुख्य परीक्षा के लिए कंसेप्ट, अवधारणाओं को बनाने में मदद करेगा। तो पहले बात करते हैं 16 महाजनपद। सोलह महाजनपद आपको, जैसा कि वैदिक काल में ही मैंने बता दिया था, जो कबीला थे उन्हें जन कहा जाता था। और जैसे जैसे कबीलों की या राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था, जन जो है जनपद के स्वरूप लेता जा रहा था। जनपद यानी कि कई जन मिलकर बने थे, और जनपदों की जब आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो वह बना महाजनपद। ठीक है, इनके जो क्षेत्र थे अपेक्षाकृत बड़े बड़े थे। तो महाजनपद काल में जो आपकी विशेषता है, लोहा का प्रयोग, कृषि और अधिशेष उत्पादन, कर व्यवस्था, कर और मुद्रा व्यवस्था कर दीजिए, गणतंत्र की जगह राजतंत्र को महत्व, उपनिषद के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव। लोहा के प्रयोग के कारण आपका हुआ क्या? लोहा के प्रयोग के कारण सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुई कि जंगलों को काटना सरल हुआ। यही कारण था कि उत्तर वैदिक काल में जो विस्तार था, क्या चीज़ का? राज्यों का विस्तार, वो पूर्व भारत की ओर संभव हुआ। ठीक है, और जो वहाँ पर तांबे के हथियार को प्रयोग करने वाले लाल काले मृदभांड और गैरिक मृदभांड वाले लोग थे, जो थी महाजनपद उत्पत्ति में सहायक बनी, जिसमें लोहा का प्रयोग मेरे विचार से सबसे इम्पोर्टेंट था। क्योंकि लोहा के प्रयोग के बाद क्या हुआ कि जंगलों को काटना आसान हुआ और वैदिक कार्यों का जो विस्तार था वो पूर्व की ओर हुआ। जंगलों के काटने से कई लाभ हुए। एक तो कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। कृषि क्षेत्र में जब विस्तार हुआ तो कृषि उत्पादन बढ़ा, सिंचाई की व्यवस्था हुई, उत्पादकता भी बढ़ी। अधिशेष उत्पादन होने के कारण बहुत सारे लोग, जो पहले सारे लोग कृषि करते थे, अब बहुत सारे लोग अन्य कार्यों पर ध्यान दे सकते थे। शिल्प हो, व्यापार हो, निर्माण कार्य हो। ठीक है, क्योंकि पहले अगर कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो सिर्फ उसका ही भोजन नहीं हो पाता था, तो दूसरों के लिए अधिशेष उत्पादन, बाजार के लिए क्या उसके पास बचता। लेकिन अब बचने लगा था, इसलिए बहुत सारे लोगों के पास यह संभावना बनी कि वे अन्य कार्यों को कर सकें। ठीक है, दूसरी ओर लोहा से हथियारों का निर्माण संभव हुआ, जो एक मजबूत सेना रखने में मदद कर सकता था। और यही कारण था कि राजतंत्र का उदय जो होना प्रारंभ हुआ। पहले गणतंत्र थे जिसमें राजा को बहुत महत्व नहीं था। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, उसमें अधिकांश जो थे राजतंत्र थे, एक दो को छोड़ करके। क्योंकि राजा जो है शक्तिशाली हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में ही देखते हैं कि
राजा जो है शक्तिशाली हो रहा था, सभा का नियंत्रण थोड़ा बहुत बचा हुआ था। वो नियंत्रण भी धीरे धीरे बुद्ध काल में जाता रहा। ठीक है। और अगर आप देखें, कर और मुद्रा व्यवस्था जो था उस समय शुरू हो गया। पहले भी जो आपके उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, कृष्णावत, पाद इत्यादि जो थे, वो सारे केवल आशंका व्यक्त किए गए थे कि ये मुद्रा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग जो था बढ़ा। ठीक है। तो ये सब कुछ चेंजिंग हुआ, जिसके कारण जनपद जो थे महाजनपद में बदल गए। और मुख्य रूप से उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में इन महाजनपदों का संकेंद्रण रहा। इसे आप समझिए। एक मैप बना लीजिए भारत का। चलिए, अब कहाँ कहाँ महाजनपद थे उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले बिहार सेक्शन में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था वो चंपा था। मिथिला क्षेत्र में जो था बज्जी। इस क्षेत्र में जो था पटना गया क्षेत्र में मगध। इस सबसे शक्तिशाली जो था आपका, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन कौन हुए? चंपा, मगध, बज्जी, कुल 3। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से आ जाइए। तो सबसे पहले जो है काशी, कौशाम्बी, मल्ल, तो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में सुरसेन, रुहेलखंड क्षेत्र में है पंचाल, मेरठ दिल्ली क्षेत्र में है, इसको भी यूपी में ही ले रहा हूं, कुरु, एक जो आपका है श्रावस्ती, कौशल, कुल जो है यहां पर यूपी में 8 हो गए। ठीक है। अब आ जाइए राजस्थान सेक्शन में चलते हैं। जयपुर और अलवर क्षेत्र में मत्स्य। राजस्थान में कितने महाजनपद थे? महाजनपद जो राजस्थान में थे वे आ गए आपके 1। अवंती, एमपी में, मध्य प्रदेश में अवंती, उज्जैन इसका राजधानी था, गोदावरी तट पर अस्मक, महाराष्ट्र में 1, कश्मीर में आ जाइए, कश्मीर और गंधार मिला करके कंबोज, कश्मीर में कितने हो गए?
एक। एक जो था पाकिस्तान अफगानिस्तान सेक्शन में था, इसको कहा गया गंधार। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, यहाँ एक, टोटल हो गए 16 महाजनपद आपके पूरे भारत में। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि आपका अगर आता है कि सर्वाधिक महाजनपद जो थे किस राज्य में थे, तो होगा उत्तर प्रदेश। बिहार का बीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आता है कि बिहार में कुल 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद होगा। ठीक है, उसी ढंग से बाकी स्टेट का भी डिवीजन कर दिया गया है। जो भी आपके प्रश्न आते हैं इस तरीके से, तो आपको आराम से सॉल्व कर लेना है। अब देखिए, वर्णन कहाँ आया है? जो जनपद बन रहे थे, तो बहुत सारा ऐसे जनपद जो हुए काफी शक्तिशाली थे, जैसे मगध, अवंती। ठीक है, यहाँ आप अवंती देख रहे हैं। ठीक है, मगध और अवंती जैसे जनपद जो थे काफी शक्तिशाली थे। ये अवंती है, ये मगध है। क्यों शक्तिशाली थे? उस समय जो है लोहा इन दोनों महाजनपदों में मिलता था, जिससे वो हथियार बना सकते थे, जिसके कारण शक्तिशाली थे। और इन दोनों महाजनपदों का जो अस्तित्व है वो लंबे समय तक रहा। उसके बाद कुछ ऐसे जनपद थे जो शक्तिशाली नहीं थे, उनको दूसरे जनपदों ने जीतकर अपने स्वरूप को महाजनपद के रूप में कर दिया। कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जो कई जनपदों को मिला करके बनाया गया था, जिसका एक मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था। जैसा कि मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि पंचाल महाजनपद या जनपद उस समय कहा जाता था, को कृवि और तुर्वस नामक कबीलों के मिलने से बनाया गया था। कुरु जैसे है पुरु प्लस भरत, तो इस ढंग से छोटे छोटे जनपदों को मिला करके बड़े बड़े जनपद बने, जिसको महाजनपद कहा गया। ठीक है, अब हल्की हल्की जानकारी जो है हर महाजनपद के बारे में ले लीजिए, जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला कहाँ वर्णन आया है, तो ये आया है आपका भागवत पुराण, भागवत सूत में। ये जैन ग्रंथ है। दूसरा जो है सूत पिटक का जो एक भाग मैंने बताया था, अंगुत्तर निकाय, यहाँ पर भी 16 महाजनपदों का वर्णन है दोनों में। ये बौद्ध ग्रंथ है, पाली में लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, और ये क्या चीज में लिखा हुआ है? जैन ग्रंथ अर्धमागधी में लिखा गया था। ठीक है, तो इतना नॉलेज जो है आपको रखना है कि कहाँ से आया है। तो बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब तब किसी भी परीक्षा में आप इसको देखते होंगे कि 16 महाजनपद का विवरण जो है कहाँ आया है। तो चलिए हम लोग हल्की हल्की जानकारी लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बज्जी से शुरू करते हैं। चलिए बिहार के तीनों कर लेते हैं। पहले बज्जी में जो था लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्लस 5 अदर्स, एक गणतंत्र था। गणतंत्र राजतंत्र के बारे में विस्तृत हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए गणतंत्र में जो राजा होता था वो स्वामी नहीं होता था, बल्कि सेवक होता था। उसे अपने अधिकारियों
के एक समूह जिसको परिषद कहा जाता था उसको सलाह से वर्क करना पड़ता था। लेकिन राजतंत्र में सलाहकार के सलाह देने हेतु मंत्री होते थे, लेकिन उनके सलाह को मानने के लिए राजा जो है बाध्य नहीं होता था। यही अंतर था राजतंत्र और गणतंत्र में। तो बज्जी गणतंत्र था, यहाँ पर 8 टोटल छोटे छोटे गण थे, उसी को मिला करके बना था गणतंत्र। लेकिन बाद में क्या हुआ, अजातशत्रु ने इसे जीत लिया था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। यहाँ मगध देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बज्जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बज्जी है। अब चलिए आगे, लोकेशन को ध्यान में रखिएगा। स्टडी जो है 16 महाजनपद या किसी भी हिस्टोरिकल टॉपिक का बहुत इजी हो जाता है। चंपा का बात कर लेते हैं। बज्जी का जो राजधानी था वो था वैशाली। चंपा यहां लिखना ठीक नहीं है, अंग लिख देता हूं। अंग का जो राजधानी था वो चंपा था, ठीक है। अंग कैपिटल इसका हुआ चंपा, ठीक है। अंग को कौन जीत लिया था? तो मगध का ही राजा। मगध बता चुका हूं कि मगध और अवंती जो है शक्तिशाली थे। बिंबिसार जो अजातशत्रु के पिता थे, उन्होंने अंग प्रदेश को जीत लिया था। और अंग का विस्तार कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर। आज का जो मुंगेर है और भागलपुर है, उस क्षेत्र में जो था अंग राज्य का विस्तार था। और उसको मगध राज्य में किसने मिलाया? बिंबिसार ने, ठीक है। जो तीसरा स्टेट था आपका मगध, बिहार में जो था महाजनपद मगध, बहुत ही शक्तिशाली था। इसके अलग अलग राजधानियों के जिक्र आए हैं, लेकिन पहला राजधानी जो था 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगृह पाटलिपुत्र उसके बाद बना। कुछ समय के लिए वैशाली भी रहा था, ठीक है। यहाँ के पराक्रमी राजाओं के कारण और कुछ भौगोलिक सुविधाओं के कारण मगध जो है एक शक्तिशाली महाजनपद बना और बाद में यह साम्राज्य के रूप में बदल गया। चाहे नंद साम्राज्य हो या आपका मौर्य साम्राज्य हो या गुप्त साम्राज्य हो, सारा का सेंटर कहाँ था? मगध था, ठीक है। हाँ, हर्षवर्धन के समय जो है सेंटर मगध से थोड़ा सा वेस्ट की ओर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और कहाँ बना? कन्नौज बना, जो कन्नौज बाद में त्रिपक्षीय लड़ाई का आधार बना, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है अभी जहाँ हम लोग हैं इतिहास के जिस मोड़ पर, वहाँ मगध जो है आपके शक्ति का केंद्र बनने के लिए विकसित हो रहा था, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग फिर आगे करेंगे। अभी आगे यूपी के कुछ महाजनपदों पर बात कर लेते हैं। यूपी के जो महाजनपद थे, मल्ल, एक गणतंत्र था। कैपिटल जो इसका था कुशीनगर बोल सकते हैं, कसीनारा। पावापुरी भी कुछ दिन के लिए रहा था नालंदा में, पावापुरी। गोरखपुर देवरिया के आसपास, देवरिया में आपका पड़ता है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। इसको भी मगध ने जीत लिया था। मगध ने इसे विलय कर लिया था। ये हुआ मल्ल, ठीक है। मल्ल एक गणतंत्र था, याद रखिएगा। अगले के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको ले लेते हैं कौशल को।
ठीक है। एक शक्तिशाली राज्य माना जाता था, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी इसकी जो थी अयोध्या, बाद में श्रावस्ती, ठीक है। महाकौशल को इसका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जो आप रामायण की कहानियां सुनते हैं, दशरथ, राम, भरत, ठीक है, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सारे जो हैं इसी कौशल महाजनपद से संबंधित हैं। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य रामायण का नहीं मिलता है। यहाँ पर जो ऐतिहासिक साक्ष्य है कि कौशल महाजनपद के संस्थापक जो थे वो थे महाकौशल, और उनके पुत्र जो हुए प्रसेनजित, वो प्रसिद्ध शासक थे। प्रसेनजित ने क्या किया था, काशी को जीत लिया था। देखिए साउथ में है, ठीक है। यहां पर देखिए काशी है, काशी को जीत लिया था। बाद में काशी को मगध ने फिर जीत लिया था, ठीक है, कौशल से फिर जीत लिया था। तो अब भौगोलिक सिचुएशन को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन किसको जीता और क्यों जीता, क्योंकि पड़ोसी था, ठीक है। ये तो नहीं बताया जा रहा आपको कि कौशल ने जो है अस्मक को जीत लिया, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन सिर्फ आप रटेंगे तो ये चीज़ सब समस्या से आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि 16 महाजनपद है, एक दूसरे का सिचुएशन एक दूसरे के सापेक्ष में कहाँ पर है आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप किस ढंग से रटने को बैठ जाएंगे, वो केवल समय का बर्बादी होगा। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ का राजा जो था प्रसेनजित था, राजधानी बता ही दिया मैंने। अगला जो है कौशल के बाद काशी का आ जाइए। वाराणसी, ठीक है, इसका नाम है। क्यों नाम पड़ा, वरुणा, वर्णावती जिसको मैंने बताया था पहले, वही है वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वाराणसी। इसको पहले जो है कौशल ने जीत लिया था और बाद में फिर मगध ने जीत लिया था, अजात शत्रु ने जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद काशी कौशल हो गया। कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो ये वास्तव में कैपिटल था, ठीक है, यहाँ वत्स कर दीजिए, जो जनपद का नाम था वत्स था, ठीक है। वत्स महाजनपद का कैपिटल था। देखिए इसका लोकेशन को आप देखिए, वत्स के लोकेशन को देखिए, ये है, ठीक है। इसका जो है अवंती के साथ, अवंती शक्तिशाली था और मगध दोनों के बीच में था, ठीक है। इसके कारण वत्स का संघर्ष जो होता रहता था इन दोनों से होता रहता था। संघर्ष क्या होता था, मगध भी चाहता था इस पर कब्जा कर लें और अवंती भी चाहता था, क्योंकि वो दोनों जो है शक्तिशाली महाजनपद थे, ठीक है। यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था उदयन था, ठीक है। प्रसेनजित, बिंबिसार, प्रसेनजित जो आपके थे कौशल के, बिंबिसार जो थे मगध के, उन लोग भी बुद्ध के समकालीन थे। उसी ढंग से उदयन, पटना मगध वाला उद्यान नहीं है, बहुत बाद में आया था, ठीक है। ये भी बुद्ध भगवान का समकालीन था। ये हुआ आपका कौशाम्बी, ये भी शक्तिशाली राज्य में माना जाता था। काशी हो ही चुका है। अब चलिए बात करते हैं सुरसेन। सुरसेन की बात करते हैं। सुरसेन का जो कैपिटल था वो मथुरा था,
पहले इसको विशेष रूप से याद कीजिएगा, पहले ये जो था गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र हो गया। ठीक है, पहले गणतंत्र था सुरसेन मथुरा, मथुरा कैपिटल, बाद में राजतंत्र हो गया। और यहाँ पर जब आएंगे कंबोज में, ठीक है, तो पहले वो राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हो गया। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। और दो गणतंत्र कौन कौन मैंने बताया, देखिए पड़ोस में ही है, बज्जी और मल्ल। ठीक है, दो गणतंत्र हुए, बज्जी और मल्ल। ठीक है, और सुरसेन जो हुआ, ठीक है, ये पहले गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र हुआ। और कंबोज जो हुआ वो पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला महाजनपद को देखते हैं। पंचाल को देख लेते हैं। चलिए, यूपी वाला चल रहा है, ठीक है, पहले लिस्टिंग कर चुका हूं। पंचाल का देखिए 2 कैपिटल था, अहिछत्र, ये रुहेलखंड में था। ठीक है, कांपिल्य, एरिया जो इसका था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। रुहेलखंड बोला जाता है इस क्षेत्र को भौगोलिक रूप से। रुहेली लोग आपका आएंगे मॉडर्न में, ठीक है, इस क्षेत्र में। अहिछत्र, कांपिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में क्षेत्र था। पांचाल की थी पांचाली, ठीक है, जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। ठीक है, और किनकी पुत्री थी, राजा ध्रुपद, महाभारत में जिक्र आता है। पंचाल के एक वैदिक शासक का नाम जो था प्रवाहन जयमिली, जिन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ा था। मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं। क्षेत्र वही था पंचाल। ठीक है, अगले जो गणतंत्र हैं, सॉरी, ये सारे राजतंत्र हैं। जहां मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया है कौन गणतंत्र है नहीं है, सारा क्लियर कर दिया है। कुरु जो यूपी का है, कुरु बताया है मैंने, पुरु और भरत से मिलने से बना है। इसका एरिया जो था कुरु का, वो था दिल्ली और मेरठ क्षेत्र में। राजधानी जो था दिल्ली, यानी कि इंद्रप्रस्थ उस समय कहा जाता था। कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखता है महाभारत युद्ध, ठीक है, जो इसी वंश में पहले कभी हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में। क्लियर? बाकी इसके बारे में चर्चा उत्तर वैदिक काल में हम लोग कर ही चुके हैं। ये था कुरु, ठीक है। अब आ जाइए, ये था यूपी का 8। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान वाले की, बात कर लेते हैं। मत्स्य, इसका राजधानी जो था विराट। क्लियर? राजा विराट बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे मत्स्य महाजनपद के, उन्हीं के नाम पर वैराट पड़ा। ठीक है, इसका जो है विलय अवंती के द्वारा कर लिया गया, इसका भी विलय अवंती के द्वारा कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि यही शक्तिशाली राज्य इस क्षेत्र में था। ठीक है, बाद में सारा जितना क्षेत्र है, लगभग सारे महाजनपदों का विलय इस क्षेत्र के मगध के द्वारा, नंद के द्वारा कर लिया गया था। राजस्थान के बाद एमपी आइए। एमपी में जो था आपका अवंती, अवंती का राजधानी जो 2 था, उज्जैनी, बाहुबली में आप देखे होंगे महेशमती को, इसी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है,
ये अवंती है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इसका संघर्ष जो है आसपास के लगभग सभी राजतंत्रों से हुआ करता था, यहाँ तक कि इसका संघर्ष गंधार से भी हुआ। ठीक है, संघर्ष मगध, वत्स, गंधार, अस्मक, वैराट, समझ रहे हैं ना। जो आसपास का क्षेत्र है, थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि यहाँ से भी संघर्ष हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वह था चंड प्रद्योत। यहाँ के एक शासक थे गंधार के, पुष्कर सरीन। ठीक है, उनसे चंड प्रद्योत जो है हार गया था। जब चंड प्रद्योत बीमार पड़ा, ठीक है, जब बीमार पड़ा तो बिंबिसार के द्वारा मगध से, ठीक है, मगध से अपने वैद्य जीवक को भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया करता है, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे अवंती हो गया, मत्स्य हो गया, अस्मक पर आ जाइए, महाराष्ट्र। इसका राजधानी जो था पैठण था। पैठण अभी भी है शहर, गोदावरी तट पर। बाद में अवंती द्वारा मिला लिया गया। क्लियर, ये अस्मक हो गया। अब आते हैं नॉर्थ के जो दो बचे हुए हैं, कंबोज और गंधार। ये जो था क्षेत्र, इसका जो राजधानी था तक्षशिला। ये विशेष रूप से जो था पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, विशाल राज्य था। हालांकि संसाधनों की कमी थी। आप जो सुने महाभारत के धृतराष्ट्र, उनकी जो पत्नी थी, जो आंख पर पट्टी बांधी हुई रहती थी, गंधारी, यहीं की राजकुमारी थी। ठीक है, गंधार क्षेत्र के। यहाँ के एक राजा की चर्चा आई है, पुष्कर सरीन। पुष्कर सरीन का माना जाता है कि जो आपका अवंती था, अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, उसको पराजित उन्होंने किया था पुष्कर सरीन ने। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आ जाइए कंबोज। कंबोज का विस्तार स्पेशली चाइना तक था। ठीक है, पाकिस्तान प्लस कश्मीर प्लस चीन, ये भी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। कंबोज, राजधानी जो था राजपुर हाटक। इसका देखिए जो खासियत था, ये पहले राजतंत्र था और फिर गणतंत्र बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मथुरा, ठीक है, सुरसेन, और ये गणतंत्र से राजतंत्र, और कंबोज जो है राजतंत्र से गणतंत्र। ठीक है, तो इस ढंग से 16 महाजनपदों का ये सामान्य अध्ययन समाप्त हुआ। ठीक है, अब चलिए अगले सेक्शन पर हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध काल की स्थितियां। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति के अलावा
राजनीतिक स्थिति पर अध्ययन करेंगे। धार्मिक पर स्टडी हो ही चुका है, वो करने का नहीं जरूरत। बुद्ध और जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बुद्ध और जैन धर्म स्पेशली हो चुका है, ब्राह्मण धर्म भी हो चुका था है, वही धार्मिक सिचुएशन है इस काल का। आर्थिक स्थिति, देखिए इसमें पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो बुद्धकालीन ग्रंथ थे उनमें ये क्लियरली लिखा था कि जो वर्ण व्यवस्था होगा उसमें क्षत्रिय जो हैं ऊपर होंगे और ब्राह्मण नीचे होंगे। ठीक है, यही सब कारण था कि ब्राह्मण धर्म में भी कई तरह के प्रयास किए गए और वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म में बदलकर उसका जो अवसान हो रहा था उसको रोकने का सफल प्रयास किया गया। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का जो तीव्रता से प्रसार हो रहा था उसके विरुद्ध जो है ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका विशेषता होगा सामाजिक स्थिति में 4 वर्ण, यानी कि वर्ण व्यवस्था आपका था। ठीक है, वैश्यों की स्थिति ठीक थी लेकिन कर इससे स्पेशली लिया जाता था। शूद्रों की स्थिति खराब थी। हीन जातियों का भी उल्लेख आया है इस काल में। ये क्वेश्चन आता है, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर थे हीन जाति, कुल 18। न्याय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में गहरा संबंध। दास प्रथा का प्रचलन, ठीक है। अब स्त्रियों की स्थिति की बात कर लीजिए समाज में ही, और विवाह। यहाँ पर 4 वर्ण व्यवस्था थे, दास प्रथा की उपस्थिति थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो 4 वर्ण थे, वैश्यों को टैक्सेस लिया जाता था, शूद्र की स्थिति तो खराब थी, अनस्य प्रेस उत्तर वैदिक काल में भी कहा गया था। लेकिन यहाँ पहली बार हीन जातियों का उल्लेख आया है। ये ना तो ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, न वैश्य थे, न शूद्र थे। 18 ऐसे हीन जातियों का उल्लेख जो है बुद्ध काल में पहली बार आया है। ठीक है, दास न्याय व्यवस्था जो था वर्ण व्यवस्था से बहुत गहरा संबंध रखता था। न्याय व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन न्याय व्यवस्था में यह था कि अगर उच्च वर्ण के लोग, यानी कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, अगर कोई अपराध करते हैं और सेम अपराध निम्न वर्ण के लोग करते हैं, जैसे शूद्र करते हैं, दोनों के द्वारा हत्या किया गया, तो शूद्रों के अपेक्षा जो है ब्राह्मण को अधिक दंड की व्यवस्था थी। ठीक है, क्योंकि माना जाता था कि उच्च वर्ण के हैं फिर भी हत्या जैसे वर्ग किए, अतः इन्हें ज़्यादा दंड मिलेगा, शायद ऐसी विचारधारा रही हो। ठीक है, अब स्त्रियों की स्थिति जो थी सम्मानजनक तो थी, लेकिन जो ऋग वैदिक काल में था सिचुएशन, उसको गेन नहीं कर पाई थी स्त्रियां। ठीक है, शिक्षा का सीमित साधन था, पर्दा प्रथा शुरू हो गया था। पर्दा प्रथा पहली बार शुरू कब हुआ? बुद्ध काल में। ये नहीं बोलना है दिल्ली सल्तनत में मुस्लिमों के आगमन के भारत में बाद, मुस्लिमों के आगमन जब भारत में हुआ उसके बाद, एक गलत कंसेप्ट है। ठीक है, ये पहले से था। शिक्षा जो था गृह
शिक्षा, संगीत, नृत्य, ये सब का ही शिक्षा दिया जाता था। लेकिन सामान्य शिक्षा जो है पुरुष वर्ग के लिए थे, यानी कि शिक्षा का साधन जो है उनके लिए सीमित हो चुका था। इसके अलावा विवाह जो होता था माता पिता की इच्छा से, लेकिन स्वयंवर की भी व्यवस्था थी। स्वयंवर, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, चोरी छुपे, इन विवाहों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं वैदिक काल में। तो इन सारे विवाहों की भी व्यवस्था थी, यहाँ तक कि बहु विवाह की भी व्यवस्था थी, लेकिन प्रचलन में नहीं था। प्रचलन कम, ठीक है। बाल विवाह पर प्रतिबंध था। बाल विवाह नहीं था इस काल में, क्लियर। इसके अलावा शिक्षा की अगर बात की जाए, सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो दो केंद्र थे, तक्षशिला और वाराणसी। वाराणसी आज भी शिक्षा का केंद्र है, तक्षशिला का तो महत्व घट गया, ठीक है, वो पाकिस्तान में भी चला गया है। तो तक्षशिला और वाराणसी उस समय शिक्षा के महान केंद्र थे और लंबे समय तक तक्षशिला भी बना रहा, ठीक है। आप जानते हैं कि चाणक्य वगैरह जो है वहीं पर गुरु थे, चंद्रगुप्त ने वहीं शिक्षा पाई, और चीनी यात्री भी आते थे, तक्षशिला जरूर जाते थे, ठीक है। शिक्षा में जो खासियत था उसमें गुरु को उपाध्याय कहा जाता था, शिष्य को सिद्ध व्यवहारिक। स्टूडेंट दो टाइप के होते थे, एक जो शुल्क देकर पढ़ते थे, भागदायका, एक जो निःशुल्क पढ़ते थे, धमंतवासिका। निःशुल्क पढ़ते थे इन लोग। भाग्य का अर्थ होता है शुल्क, और भागदायका वाले क्या होते थे, उन लोग शुल्क देकर पढ़ते थे। शिक्षा का जो विषय था वो विविधता लिए हुए था। व्यापार, व्याकरण, राजनीति, शस्त्र शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, धर्म से रिलेटेड शिक्षा, ठीक है, शिल्प का शिक्षा, तरह तरह के शिल्प जो होते थे। तो शिक्षा में तो विविधता थी, लेकिन महिलाओं के लिए सीमित अवसर थे। कुछ सीमित क्षेत्रों में वह भी केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो ये था आपका सामाजिक अध्ययन। अब हम लोग राजनीतिक अध्ययन पर थोड़ा आते हैं। यहाँ पर देखिए, आप जो अध्ययन कर चुके हैं 16 महाजनपदों में, तो दो तरह का राजनीतिक स्थिति था, एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। राजतंत्र में राजा शक्तिशाली होता था, प्लस उसके जो सहयोगी होते थे मंत्री सलाह देते थे, सलाहकार की भूमिका में होते थे। राजा मजबूर नहीं था कि उनकी सलाह को माने या ना माने, ठीक है। और न्याय व्यवस्था में या प्रशासन में, सैन्य में, हर जगह राजा जो होता था
सर्वोच्च होता था। ठीक है, ये हुआ राजतंत्र। लेकिन गणतंत्र में क्या होता था, राजा स्वामी नहीं सेवक होता था, और इसको एक परिषद था मंत्रियों का, उसका सलाह मानना जो था अनिवार्य था। ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रमुख स्थान, ब्राह्मणों का स्थान जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था गणतंत्र में। जो कि आपके सलाहकार होते थे उसमें ब्राह्मण भी होते थे, उनके सलाह के बिना वो वर्क नहीं कर सकता था। एक तरह से वो कबीले का प्रधान की तरह ही होता था, बहुत सारे गणों के समूह का वो हेड होता था, जैसे आप बज्जी में देखते हैं। ठीक है, या आपका मल्ल जो गणतंत्र था, बज्जी गणतंत्र था, इस सब में इस ढंग के व्यवस्थाएं थे। दोनों में आप समझ गए, यहाँ पर बाध्य नहीं है मानने को। इस राजनीतिक स्थिति के अधिकारी तंत्र की अगर बात की जाए, राजा होता था, उपराजा, सेनापति, सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष का नाम जो है मौर्य काल में भी आएगा। ये कृषि का हेड होता था, कृषि का देखरेख करने वाला। ठीक है, कृषि प्रधान होता था सूत्राध्यक्ष। उसके अलावा जो होता था शुल्काध्यक्ष, बलि साधक, ये सब कुछ प्रमुख अधिकारी थे। चुंगी वसूल करता था, जो बाहर से आते थे व्यापारी, उनसे चुंगी वसूल करने का कार्य शुल्काध्यक्ष था। बलि साधक जो था कर वसूली। बलि जो होता था 1/6, उत्तर वैदिक काल से आप नाम पढ़ रहे हैं, यहाँ जो था आपका अनिवार्य था वो देना ही था। ठीक है, वो हुआ बलि साधक। क्लियर। तो इस ढंग के कुछ अधिकारी थे जो इनके हेल्प करते थे। यहीं पर हम लोग स्टडी थोड़ा कर लेते हैं न्याय प्रशासन का। न्याय प्रशासन जो इस काल का था वह जैसे को तैसा प्रणाली पर आधारित था। यहाँ दीवानी और फौजदारी दोनों तरह की न्याय व्यवस्थाओं का विकास इस काल में हो चुका था। दीवानी, फौजदारी। फौजदारी अपराधों से संबंधित होता है। ठीक है, दीवानी पारिवारिक विवाद हो गया, भूमि विवाद हो गया, फौजदारी जो हो गया हत्या वगैरह से संबंधित होता है, चोरी डकैती। ठीक है, तो फौजदारी में खास करके जैसे को तैसा था, और जो राजा के निम्न स्तरीय अधिकारी होते थे वो स्पॉट पर जैसे ही उनको सूचना मिलती थी एट ए टाइम गवाह साक्ष्य करते हुए फटाफट निर्णय देते थे। जैसे जीभ काटना या जीभ निकलवा लेना, अगर किसी ने किसी का आँख फोड़ा है तो उसके आँख फोड़वा देना। ठीक है, तो ये सब जो है। लेकिन अगर किसी का हत्या करने का यानी कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया हो तो उस पर निर्णय राजा ही लेते थे, अधिकारियों को यह पावर नहीं था। लेकिन बाकी जो सामान्य दंड थे, कोड़े मारना वगैरह, ये सब अधिकारी नीचे के अधिकारियों के द्वारा दिया जा सकता था। ठीक है, और एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया, वर्ण व्यवस्था से गहरा संबंध था दंड का। क्या संबंध था कि जो उच्च वर्ण के लोग हैं अगर वो हत्या करते हैं, और निम्न वर्ण के जो लोग हैं अगर वो हत्या करते हैं, तो ज़्यादा दंड किनको मिलेगा? उच्च वर्ण के लोग। क्योंकि यह माना जाता था कि उनको इतनी सुविधा मिली है, इतनी शिक्षा मिली, उसके बाद भी वो कुकृत कर रहे हैं, इट मीन्स वो ज़्यादा सजा के पात्र हैं, ये आप मान सकते हैं। ये था न्याय प्रशासन।
अब चलिए आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहले नगरीकरण। बुद्ध काल जो है 600 BC से जो माना जाता है, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण का काल माना जाता है। पहला नगरीकरण का काल कौन होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नगरीकरण बुद्ध काल। तीसरा नगरीकरण दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मुस्लिम युग जब प्रारंभ हुआ उस समय से तीसरा नगरीकरण भारत में माना जाता है। कई नगरों के साक्ष्य जो हैं आपको अलग अलग ग्रंथों में मिले हैं। जितने भी राजधानी नगर हैं, जितना भी नाम मैंने बताया, उज्जैनी हो, माहिष्मती हो, पाटलिपुत्र हो, राजगिरी हो, ये सारे के सारे नगर जो हैं नगरीय नगरों के विकास के सूचक हैं, ठीक है। पाली ग्रंथों में सात सात मंजिलों वाले भवनों की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि उस समय लकड़ी के भवन ज़्यादा होते थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सच इसका मिला नहीं है कि 7 तल्ला था या नहीं था, ठीक है। अब कुछ शिल्प और व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। काष्ठ, स्वर्ण, धातु वगैरह से था। चर्म, शिल्प और उद्योग, है ना। रंगाई, चित्रकारी, लौह कर्म, लोहा का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। ये जो थे इस काल के प्रमुख शिल्प थे। इसका सूत्र बना लीजिए। कास चर्चिल। चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कासचरचिल, ठीक है, याद हो जाएगा। इस ढंग का जब भी रहेगा कुछ सूत्र बना लीजिए और उसको रट जाइए, बहुत ईजी हो जाएगा। मेंस परीक्षा तक जो है ये काम देगा, ठीक है। तो ये कुछ शिल्प हुए इस काल के। आर्थिक स्थिति में ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नगरीकरण पहले स्टडी किए हैं, फिर शिल्प स्टडी कर रहे हैं। इस काल की जो एक विशेषता देखी गई है कि एक ही व्यवसाय का कार्य करने वाले लोग जो हैं एक ही मोहल्ले में या एक ही शहर में रहते थे, ठीक है। जैसे कुम्भकारों की एक बस्ती मिली है। ये मिली है वैशाली के सद्दलपुर शहर में। 500 कुम्भकार वहां रहते थे। सद्दलपुर शहर में अगर एक गली में रहते थे, बहुत सारे शहरों में पूरे शहर में अगर एक शिल्प वाले नहीं हैं, एक गली में है, तो ऐसी गली को वीथी कहा जाता था। विथी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बनारस में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। आर्थिक स्थिति में हम लोग अब चलिए व्यापार का अध्ययन कर लेते हैं। जब उत्पादन होता था तो व्यापार, सुगंधित पदार्थ, रेशम, हाथी दांत, ठीक है। व्यापार जो होता था श्रेणियों के माध्यम से होता था। जिस ढंग से आपका एक ही गली में एक ही जाति के लोग, एक ही शिल्प के लोग रहा करते थे, उसी ढंग से व्यापार करने वाले जो एक ही टाइप के व्यापार करते थे, उनके द्वारा एक संगठन बना लिया गया था।
उसे कहा गया श्रेणी। और इस श्रेणी का जो आपका प्रचलन चला लगभग आपका मुगल काल के अंत तक चला। ठीक है, आज भी उन्हीं श्रेणियों के नाम पर कई टाइटल्स जो है आपके गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, हिंदू में मुस्लिम में जैसे बोहरा मुस्लिम है तो बोहरा भी एक श्रेणी था मुगल काल का। ठीक है, तो इन व्यापारियों के माध्यम से यानी कि इन श्रेणियों व्यापारियों के समूह यानी कि श्रेणियों के माध्यम से व्यापार होता था। कुल 18 श्रेणियों की जानकारी जो है मिली है। 18 हीन जाति और 18 श्रेणी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। व्यापार जो है बंदरगाहों से भी होता था। 2 बंदरगाहों की चर्चा जो है आई है। पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में भ्रौच भरुकच्छ, उसमें भरुकच्छ कहा जाता था। और पूर्वी भारत में कौन सा था? ताम्रलिप्ति, बंगाल में। अब भरुकच्छ कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, ये 2 बंदरगाहों के माध्यम से जो है आपके विदेश व्यापार हुआ करते थे। व्यापार जब होते थे तो उसमें बार्टर सिस्टम, वस्तु प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, प्लस एक और वस्तु विनिमय प्रणाली, नगद लेन देन भी होता था। ऐसा नहीं कि केवल जो है आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग होता था। केवल सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग होता ही नहीं था। जिस ढंग से आज 10 रुपया 20 रुपया सरकार के गारंटी पे होता है, उस समय जितने जो भी मुद्रा बने थे उसका मूल्य भी वास्तव में उतना होता था। इसलिए स्वर्ण के होते थे या तांबा के भी होते थे तो तांबा के मूल्य के बराबर ही होता था। ठीक है, वो सब आपका सांकेतिक टोकन मनी नहीं था। तो मुद्रा के बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लीजिए। इस समय जो है धातु मुद्रा का प्रयोग हुआ पहली बार भारत में। इससे पहले भी प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चाहे हड़प्पा काल हो, वैदिक, लेकिन क्लियर नहीं मिले हैं। लेकिन इस काल से एकदम क्लियर मिलने लगा साक्ष्य। और ये जो धातु मुद्रा था इस पर पंच मार्क किए होते थे। ठीक है, पंच किया हुआ होता था इन धातुओं पर, चाहे सोना हो, ठीक है, तांबा का स्पेशली होता था। उसमें क्या चीज़ का पंच मार्क रहता था? आहत। उसको कहा गया आहत सिक्का। चूंकि पंच किया हुआ रहता था इसलिए इसको कहा गया आहत। ठीक है, उसी का अर्थ हुआ पंच। इसमें जो है पेड़, चंद्र, मत्स्य, पहाड़, नदी, ठीक है, किसी जानवर, ये सब चीज का जो है पंचमार्क किया होता था, इसलिए इसे कहा गया पंचमार्क सिक्का, कॉइन्स। ठीक है, आहत सिक्का, इसको ध्यान रखिएगा। आहत सिक्का का प्रचलन पहले जो है बुद्ध काल में हुआ। ये धातु मुद्रा होते थे। ठीक है, मुद्रा के नाम भी मिले हैं। क्या? ये जो होते थे तांबे के सिक्के होते थे। निष्क स्वर्ण, ये सोने के सिक्के होते थे। पद, माप, कांकड़ी, कंस, ये जो होते थे छोटे छोटे खुचड़े वाले सिक्के जिससे चलते हैं, छोटे छोटे सिक्के होते थे। इस सब का प्रचलन कुछ हद तक था, लेकिन बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है रेगुलर आपका निरंतर चलती रही थी।
आर्थिक स्थिति में ही हम लोग बात करते हैं कि कर का बोझ, कर से मुक्त कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, योद्धा। कर देना किनको पड़ता था? करदाता कौन थे? वैश्य, व्यापारी, ठीक है। कृषक हुए, सारे वैश्य होते थे, तो इन लोग करदाता थे। यहाँ भागदूतम होता था, और दूसरा जो है एक आपका बलि साधक था, ठीक है, और एक जो था शुल्काध्यक्ष, ठीक है। शुल्काध्यक्ष जो होता था चुंगी लेते थे, जब बाहर से कोई राज्य से आते थे व्यापारी, उनसे कलेक्शन करते थे। बलि साधक या भागदूत जो होते थे, इन लोग का काम क्या था कि जो अंदर का टैक्स को कलेक्शन करना, 1/6 होता था, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आर्थिक स्थिति ये बुद्ध काल के थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य जो था यहां पर कई वंश हुए, जिसमें पहला था बृहद्रथ वंश, दूसरा था हर्यक वंश, ठीक है, तीसरा था शिशुपाल वंश, चौथा था नंद वंश। इसके बाद जो आ गया आपका, नंद के बाद मौर्य वंश आ गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 4 वंशों का ही आपको स्टडी करना है। पहला जो बृहद्रथ वंश था, इसका जो सूत्र है देखिए, बहसी नंद, तुरंत याद हो जाएगा। मगध साम्राज्य में कौन कौन राजवंशों ने शासन किया? बहसी नंद, बहसी नंद, ठीक है। बृहद्रथ वंश में जो था, पहला शासक हुआ बृहद्रथ, दूसरा शासक हुआ जरासंध, तीसरा शासक हुआ रिपुंजय। ये दोनों जो था कृष्ण विरोधी था, और जरासंध जो है भीम के द्वारा मारा गया था। इस सब आपका पौराणिक में चला जाएगा, ठीक है। बृहद्रथ और जरासंध कहाँ जाएगा? पौराणिक कथाओं में जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्य इनके नहीं मिले हैं, धार्मिक साक्ष्य मिले हैं। भीम के द्वारा मारा गया। रिपुंजय की जो हत्या है, ठीक है, ठीक है, रिपुंजय और जरासंध के बीच बहुत सारे राजा हुए होंगे, उसका जिक्र नहीं मिलता है। रिपुंजय की हत्या जब पुलिक ने की, फिर अपने पुत्र को शासक बनाया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाया, क्योंकि उसके बाद सत्ता पर कौन कब्जा कर लिया? मगध पर भटिये के द्वारा कब्जा कर लिया गया। भटिये का जो पुत्र था के उत्तराधिकारी को मार करके बिंबिसार को शासक बना दिया, जो आपका हर्यक वंश का पहला शासक हुआ। क्लियर? अब चलिए हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं। बृहद्रथ वंश हो गया, इसके जो शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु उसका पुत्र था, उदयन, बीच में बहुत सारे आए। अंतिम शासक जो था वो नागदशक। क्लियर? बिंबिसार का जो शासनकाल है
544 BC से 492 BC। अजातशत्रु 492 BC से 460 BC। इनका जो शासनकाल है 460 BC से 415 BC। ठीक है। नाग दशक जो है 412 BC में शिशुपाल के द्वारा मारा गया। ठीक है। तो विशेष रूप से इनके बारे में आपको स्टडी करना है। बिंबिसार जो थे इनके द्वारा वैवाहिक तरीके से साम्राज्य को एक तो युद्ध से भी इन्होंने बढ़ाया और दूसरा विवाह से भी बढ़ाया। युद्ध और विवाह नीति को अपनाया। युद्ध के द्वारा इन्होंने चंपा राज्य को जीत लिया। अंग जिसको कहा जाता है, अंग को जीत लिया। ठीक है। और विवाह की नीति से इनको देखिए क्या किए इन्होंने, चिल्हना से विवाह किया। नॉर्थ में जो आपको मैंने मैप में दिखाया था वज्जी, ठीक है, यानी कि वैशाली क्षेत्र में वहाँ की राजकुमारी चिल्हना थी, उससे इन्होंने विवाह कर लिया। दूसरा विवाह जो इन्होंने किया माद्री, चिल्हना माद्री, ये था पंजाब की राजकुमारी थी, माद्र कुल की। वज्जी पंजाब। और इसके बाद एक जो इनका विवाह हुआ वो था आपका कौशल नरेश कौशल देवी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री कौशल देवी से। ठीक है। दहेज में इनको मिला काशी, बनारस। क्लियर। तो इस ढंग से इनका जो है प्रभाव पूरे उत्तर भारत में बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 492 BC में अजातशत्रु के द्वारा हत्या कर दी गई बिंबिसार के, यानी कि उनके अपने पिता की। हालांकि जैन ग्रंथ जो हैं इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और नेचुरल डेथ उनकी हुई थी। खैर उसका तो कुछ सच नहीं है। अब आगे देखिए, बिंबिसार का ही था आपका, और एक था आपका जीवक को भेजा था इन्होंने, चंड प्रद्योत की इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए। चंड प्रद्योत कौन था? अवंती का शासक था। क्लियर। अब चलिए आगे, अजातशत्रु के बारे में थोड़ा जानिए। बौद्ध और जैन ग्रंथों का अलग अलग कहना था, ठीक है, वो मैं चर्चा भी कर ही चुका हूं। उसके बाद अजातशत्रु की नीति अत्यधिक आक्रामक थी। जब बौद्ध ग्रंथों में जो आरोप लगा कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, और आपको पता है कि कौशल देवी जो थी वो कहाँ की थी? कौशल की थी। और कौशल का कब्जा कहाँ था? काशी पर था। काशी को दहेज में दिया था। तो प्रसेनजीत ने क्या किया? कुपित होकर काशी वापस ले लिया, क्योंकि उनका भी मानना था कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है। अजातशत्रु ने अटैक कर दिया कौशल पर, ठीक है, और काशी को फिर से वापस ले लिया, कौशल को पराजित किया। काशी जीता। प्लस राजकुमारी वाजीरा वहां पर एक थी, उनसे विवाह भी कर लिया। ये था पहला युद्ध, किसके विरुद्ध? कौशल के विरुद्ध। ठीक है। मैप आप देख सकते हैं जहां पर मैंने बताया है कहां पर कौशल है और मगध है। दूसरा जो युद्ध था लिच्छवियों के विरुद्ध था।
यहाँ पर क्या हुआ था, लिच्छवियों के विरुद्ध कहा जाता है कि स्वर्ण वगैरह को लूटने के लिए वहाँ पर अजातशत्रु का अटैक हुआ था और षड्यंत्र से जीता गया था। और षड्यंत्र करने वाले कौन थे? वो थे अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार। ठीक है, यहाँ पर पहली बार ये जिक्र मिलता है महाशिला कंटक का प्रयोग हुआ था, अस्त्र शस्त्र। ठीक है, कुछ युद्ध उपकरणों का प्रयोग हुआ था, महाशिला कंटक। दूसरा रथ मुसल, एग्जाम में आता है। महाशिला कंटक से जो है पत्थरों को दूर तक फेंका जा सकता था। ठीक है, और रथ मुसल से क्या होता था कि रथ का चक्का के दोनों ओर जो है आपका तलवार नुमा आकृति बना हुआ हथियार लगा हुआ होता था और उसको जो है शत्रु सेना में उस रथ को जो है बहुत स्पीडली घुसा दिया जाता था, है ना। जब शत्रु सेना में रथ जो है इन करता था तो दोनों तरफ के जो तलवार होते थे वो बहुत सारे सैनिकों को मार डालते थे। ठीक है, और लिच्छवी तो गणतंत्र था छोटा सा, तो बहुत अधिक मुकाबला नहीं कर पाया और उसकी बुरी तरह से पराजय हुई थी। ये था आपका अजातशत्रु। इसका एक वर्क और है कि राजगृह के सिचुएशन को देखते हुए इसने पाटलिपुत्र में किला बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था आएगा तो होगा अजातशत्रु। ठीक है, उसको राजधानी कौन बनाया था तो होगा उदयन। क्लियर रखिएगा इसको, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत आता है प्रश्न। ठीक है, अब उदयन पर आते हैं जो 460 बीसी में बैठा था और 415 बीसी तक रहा था। इसका है जो विशेष पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया राजगृह से हटा करके। पहले शुरू से राजगृह था, इसके बाद अनिरुद्ध या फिर आप बोल सकते हैं कि महानंदी, नंदीवर्धन इत्यादि जो है शासक बने। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि महानंदिन और नंदीवर्धन बने। ठीक है, दिव्य वंश महावंश में कहा जाता है कि अनिरुद्ध, मुंड और दशक बने। इनके बाद उदयन के बाद सारा कुछ जो है 3 वर्षों में, 3 वर्षों की अव्यवस्था काल कहा जाता है हुआ है। और अंतिम जो शासक है वो था नागदशक। ठीक है, 7वां 8वां नंबर का होगा शासक। 3 साल में बहुत सारे शासक आए और गए, जैसा कि अन्य राजवंशों के पतन के दौरान होता है। नागदशक जो है शिशुपाल के द्वारा मारा गया। इस ढंग से हर एक वंश जो था मगध साम्राज्य से समाप्त हुआ, एक शक्तिशाली वंश का पतन हुआ। और शिशुपाल ने क्या किया, शिशुपाल वंश की स्थापना कर दी। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आसपास के राज्यों को तो लगभग जीत चुका था मगध, लेकिन अवंती जो एक शक्तिशाली राज्य था अब भी मगध के दायरे से बाहर था और शिशुपाल ने उस कमी को पूरा किया, अवंती को जीता। पहला इसका था खासियत। ठीक है, दूसरा जो था इसने राजधानी परिवर्तन किया। पहले जो था आपका राजगृह, फिर उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र, और फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, इस ढंग से क्रम राजधानी का चलता है। इसने क्या किया, शिशुपाल ने राजधानी पाटलिपुत्र जो था उसको हटाकर वैशाली बना दिया, क्योंकि बज्जित समूह को तो अजातशत्रु पहले ही हरा चुके थे। ठीक है, तो सारा क्षेत्र जो था किसके अंडर में आ चुका था, मगध क्षेत्र में। तो वहाँ की जो राजधानी थी वैशाली, इसको अच्छा लगा होगा, उसने बना दिया राजधानी। इसके बाद इसका बेटा काला शोक बना।
इसका जो विशेष रूप से आपको याद रखना है, राजधानी जो था पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई, ठीक है, वैशाली में। काला शोक, इसको काकवर्ण भी कहा गया है, ठीक है, इसी को बोला जाता है काकवर्ण। इसका जो काल था आपका, यहां तक काल उपलब्ध है 412 बीसी से 394 बीसी तक। इंपॉर्टेंट एक शासक था। तो इस ढंग से जो था आपका काला शोक, इसके बाद जो पूरे भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सका, और इससे आप महाजनपद नहीं, आप इसे वास्तव में साम्राज्य के संज्ञा दे सकते थे, ठीक है। मगध साम्राज्य तो था ही, जनपद महाजनपद से साम्राज्य के रूप में अजातशत्रु बिंबिसार ने बदल ही दिया था लगभग, लेकिन इसने पूरी तरह से परिभाषा में फिट कर दिया, क्योंकि लगभग सारे उत्तर भारत को नंदों के द्वारा जीत लिया गया था, ठीक है। नंद वंश के जो संस्थापक हुए वो हुए महानंदिन। उग्रसेन भी कहा गया है इनको। इनकी जो हत्या कर दी गई महापद्मनंद के द्वारा। ये माना जाता है कि शूद्र पुत्र थे। इनकी माता जो थी शूद्र थी। शूद्रों को जो दबाया जा रहा था लंबे समय से, उसके एक प्रतिक्रिया के रूप में आप देख सकते हैं नंदवंश और मौर्य वंश, ठीक है। क्योंकि इन दोनों वंशों का संस्थापक जो है माना जाता है कि शूद्रों के द्वारा किया गया, ठीक है। हालांकि इसमें कई विवाद हैं, लेकिन अधिकांश मत इसी ओर जाते हैं कि ये निम्न कुल से संबंधित थे दोनों वंश के संस्थापक, ठीक है। महापद्मनंद जो थे महान विजेता थे। महापद्मनंद, इन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। पुराणों में इनको कहा गया है सर्वक्षत्रतांग, छत्रांतक, ठीक है, ये उपाधि आता है, याद रखिएगा। और राजधानी देखिए अब जो है पाटलिपुत्र ही रहेगा, क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। इनके द्वारा पंचाल, कलिंग, कुरु, साउथ में देखिए अस्मक है, वितिहोग, सब साउथ में है सब। इक्ष्वाकु, कुरु, कुरु लिखा गया। सुरसेन, जितने थे जो बचे खुचे थे, ठीक है, सबको जो है इन्होंने पूरे उत्तर भारत को, जितने भी आप महाजनपद देख रहे थे, अवंती को तो जीत ही लिया था उन्होंने, शिशुनाग ने। बाकी जितना भी बचा खुचा ऊपर में था, गंधार और कंबोज को छोड़ करके लगभग सारा क्षेत्र को महापद्मनंद ने जीत लिया, ठीक है। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन इनका जो उत्तराधिकारी हुआ अगला, वो हुआ घनानंद। ये अंतिम शासक भी हुआ। ये योग्य नहीं था और जनता के बीच काफ़ी अलोकप्रिय हो गया था। एक और इसकी, और एक इसमें खुद भी यह कई व्यसनों का शिकार था, ठीक है। और ये ब्राह्मणों से एक तरह से समझिए तो नफरत करता था,
तो चाणक्य जो थे तक्षशिला के प्राध्यापक थे चाणक्य, वहां शिक्षक थे। और इधर सिकंदर जो था उसका अटैक शुरू होने वाला था भारत पर। ठीक है, 326 BC में सिकंदर का अटैक हुआ था ना। अगला जो टॉपिक आपका होगा उस सिकंदर का आक्रमण ही होगा और फारस ईरानियों का आक्रमण होगा। ठीक है, तो सिकंदर जब अटैक किया तो उसकी भी लालसा थी कि वो पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर सके। और चाणक्य की इच्छा थी कि पूरे भारत के सभी जितने भी राजा हैं नंद सहित वो सभी मिलकर मुकाबला करें। हालांकि घनानंद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा जाता है कि घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी, जिसके कारण उन्होंने घनानंद को हटाने का संकल्प लिया था और चंद्रगुप्त फर्स्ट को अपने शिष्य बनाया और उसी के नेतृत्व में घनानंद को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना की। हालांकि ये भी कई स्रोतों से पता चला है कि घनानंद के 10 पुत्र थे, हालांकि वो घनानंद से भी ज़्यादा योग्य थे, जिसके कारण नंद वंश का जो है अंत हुआ और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कूटनीति से घनानंद को पराजित किया। ठीक है, इस ढंग से ये जो अंतिम वंश था आपका मौर्य से पूर्व, ठीक है, उसका जो है समापन हुआ। आज का जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं, मगध का उदय क्यों हुआ। आप देख रहे हैं कि कितने सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उसमें बचा कौन? मगध। क्यों? कुछ तो ऐसी सिचुएशंस होंगे जिसके कारण मगध जो है सर्वशक्तिमान महाजनपद के रूप में, फिर साम्राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, थे बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहला था भौगोलिक कारण। यहाँ जो है साउथ, मगध के साउथ में झारखंड है, ठीक है, वहाँ लोहा, हाथी और लकड़ी 3 चीज मिलता था। आज भी झारखंड में लोहा मिलता है, हाथी मिलता है, लकड़ी से भरपूर है, उस समय और ज़्यादा होगा। लकड़ी से इमारतें बनती थीं, ये युद्ध में प्रयुक्त होता था उस समय। हाथी, लोहा से हथियार बनते थे और अन्य प्लस कृषि उपकरण। ठीक है, कृषि से राजस्व आता था, ठीक है, और हथियार बनने से युद्ध में विजय मिलती थी, हथियार और हाथी के सहयोग से। तो ये भौगोलिक सिचुएशन था। दूसरा जो भौगोलिक में ही आप बात कर सकते हैं, इसको अलग कर दे रहा हूं, राजधानियों की स्थिति। राजधानियों की स्थिति इट मीन्स जो पहला राजधानी था राजगृह, ये भी सुरक्षित था। यहाँ अटैक करना जो है बहुत कठिन था क्योंकि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा जो था आपका मेन राजधानी पाटलिपुत्र, ये भी आपका नदियों के संगम के करीब था। ठीक है, कौन कौन नदी यहाँ थे? तो एक तो गंगा, गंगा, पटना के समीप ही गंडक, सोन जैसी नदियाँ जो हैं गंगा में आकर के मिलती थीं। तो यहाँ पर भी उस समय का जो साधन था, संसाधन था, तो इस राजधानी पर भी अटैक करना जो है बहुत कठिन था। ठीक है, आगे जो कुछ तत्व हैं उस पर बात करते हैं। उर्वर भूमि, उर्वर भूमि की उपलब्धता थी और लोहे के उपकरण थे ही, कृषि के
उपकरण बनाना जो है बहुत ईजी हो गया था, तो उत्पादन जो है अत्यधिक होता था। उत्पादकता भी बहुत अधिक थी। इसके कारण अधिशेष उत्पादन बचा, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी। अधिशेष उत्पादन जब बचा तो बहुत सारे लोग अन्य वर्क को भी करने में सक्षम हुए। ठीक है, तो कार्यों में विविधता आई। इससे क्या हुआ? व्यापार, उद्योग, शिल्प, परिवहन व्यवस्था का विकास हुआ। किस ढंग से एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से आपका सारा चीज जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका खासियत था कि प्रतापी राजाओं का उदय, प्रतापी राजवंशों और राजाओं का उदय हुआ। आप देख रहे हैं कि बिंबिसार, अजातशत्रु या आपका शिशुनाग, बाद में महापद्मनंद, ठीक है, इन लोग प्रतापी राजा थे। इन्होंने मगध राज्य के विस्तार को इतना अधिक बढ़ा दिया कि इसे साम्राज्य कहने में किसी को भी हिचक महसूस नहीं हुई। एक और तत्व जो था, देखिए मुख्य परीक्षा का है, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके हो रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन समझा दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। प्रगतिशील विचारों के वाहक थे यहाँ के लोग। यहाँ के जो लोग थे, कहा जाता है कि जो वैदिक कार्य थे वो पराजित करके इधर ठेल रहे थे, पुश कर रहे थे लोगों को। ठीक है, तो एक इस ढंग की मनोवृत्ति बन गई थी, आप कह सकते हैं कि पश्चिम के लोग जो हैं, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हुए, या दिल्ली के आसपास, या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान जो क्षेत्र है, उन लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं कम बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राह्मण भी अगर होते थे तो इन ब्राह्मणों को जो है उधर के कनौजी ब्राह्मण या अन्य ब्राह्मण जो हुए उनके द्वारा कम वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, तो इन लोगों पर जो है थोड़ा सा जो आपका वैदिक जो संस्कार थे, नियम थे, सिद्धांत थे, उनका पालन इन लोग थोड़ा सा कम करते थे। और जो भी उनको अच्छा लगता था, नए सिद्धांत जो अच्छे लगते थे, नए विचारधाराएं, नए प्रयोग, इन्होंने खुलकर किया। ठीक है, सारे बंधनों से मुक्त होकर किया, जिसके कारण ये मगध को अत्यधिक प्रगति की ओर तीव्रता से ले जा सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्रगतिशील विचार का यही अर्थ होता है। तो इस ढंग से जो है मगध का उदय हुआ, और ये लंबे समय तक, कई सदियों तक पाटलिपुत्र और मगध की स्थिति जो है महत्वपूर्ण बनी रही। इस प्रकार से यह क्लास जो है आपका समाप्त होता है। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र कीजिए, और झारखंड के क्लासेस जो हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि यथाशीघ्र पूर्ण करा दिए जाए। मेरा प्रयास जारी है, निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और इतिहास का जो क्लास है वो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप शुरू से सारे वीडियो को देखें, तब यह क्रम जो है आपको स्पष्ट होगा। अन्यथा बीच बीच में देखेंगे तो बहुत जगह